नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लग गए होंगे। इस समय हम पीवाईक्यू सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और आप देखिए आपके सामने यूनिट 3 काव्यशास्त्र के पीवाईक्यू हैं और मैं इस समय यूनिट 3 के पीवाईक्यू को करवा रहा हूं। मैं बता दूं कि इस समय जो हम पीवाईक्यू लेकर के आए हैं उसमें पूरे 2006 से लेकर के 2024 तक के 3600 पीवाईक्यू प्रश्नों की श्रृंखला है। इस पूरे श्रृंखला को आप देखिए, निश्चित तौर पर इन पीवाईक्यू से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ होने वाला है। काव्यशास्त्र के ऊपर एक वीडियो पहले भी इसके पीवाईक्यू के ऊपर पढ़ चुका है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन किए थे। 25 प्रश्न आज करेंगे, प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 तक। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। उससे पहले मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार है सारे यूनिटों का, आप जा कर के देखिए और सारे व्यवस्थित पीवाईक्यू पड़े हुए हैं। साथ ही यूनिट 7 और यूनिट 9 हिंदी कहानी और हिंदी निबंध के संपूर्ण कंटेंट लाइन बाय लाइन पार्ट मैंने करवाया है। महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण पंक्तियों को बीच बीच में मैंने अंडरलाइन करके बताया हुआ है सारे पीवाईक्यू को देखते हुए, और उनके भी पीवाईक्यू और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो जितने भी एमसीक्यू हैं उसको भी मैंने करवाया है। तो आप जाइए देखिए और उससे लाभ लीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है केशवदास, भिखारी दास, देवकवि और चिंतामणि। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप किसी भी पीवाईक्यू सीरीज एमसीक्यू सीरीज को लगाइए, सॉल्व करिए, अपने सामने एक कॉपी रखिए, उसमें आप लिखते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और किस प्रश्न के आप कौन से उत्तर दे रहे हैं। कॉपी नहीं रख सकते तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, उसमें भी उत्तर देते रहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है देवकवि। देवकवि कहते हैं, शब्द शक्ति का लक्षण देते हुए कहते हैं कि अविधा उत्तम काव्य है। अविधा को उन्होंने उत्तम काव्य माना है। आपको पता है शब्द शक्ति, मैं अगर बात करूं, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। हालांकि इन तीनों को, लक्षणा और व्यंजना के भी कुछ प्रकार बताए गए, सारोपा, शांदेवासाना, ऐसे। तो हमें अभी उस पर नहीं, उसको नहीं देखना है, क्योंकि हम पीवाईक्यू सीरीज को कर रहे हैं। तो हम इन थोड़े से समय में जितना मैं बता पाऊँगा उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो जो इसमें बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अविधा को पूरे शब्द शक्ति में ज़्यादा महत्व दिया है। तो देव कवि भी जो हैं वो अविधा को उत्तम काव्य मानने के संदर्भ में अपनी बात रखते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 यानी 27वां। सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांत स्पर्श शून्यो ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित मातृप स्वाकारवद भिन्न त्वेना मास्वाद्यते रसः। यह संस्कृत के आचार्य हैं और इन्होंने यह सूत्र देते हुए पूरे रस के विषय में अपनी बात रखी है। तो रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? आचार्य भरत मुनि, बी आचार्य भट्टनायक, सी आचार्य अभिनवगुप्त, या डी आचार्य विश्वनाथ। तो यह जो परिभाषा है या फिर उपयुक्त स्थापना है वो आचार्य विश्वनाथ का है। आप देख सकते हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं सत्वोद्रेक खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय, वो ब्रह्मानंद सहोदर की उपाधि देते हैं। ठीक है, रस को। ये सारे प्रश्न देखिए, यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी जून 2012 में प्रश्न पूछा गया था। और कॉमन बात यह है कि काव्यशास्त्र में जिस तरीके के प्रश्न तब बनते थे उसी तरीके के प्रश्न अब भी बन रहे हैं, इसलिए काव्यशास्त्र के हमें सभी प्रश्नों को करना है।
थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसी में अगर आज के समय में इस तरह का प्रश्न बन रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, तो मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूँ एविडेंस के साथ लेकर के आता हूँ। आप देखिए नीचे सारे प्रश्नों के नीचे लिखा होगा कि वो प्रश्न किस वर्ष किस शिफ्ट का है, ये सब कुछ आपके सामने दिखेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 यानी 28। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? यह पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के संबंध में यह कथन है। तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ड्राइडन, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी क्रोचे, ऑप्शन डी लोंजाइनस। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह टी.एस. इलियट का कथन है, टी.एस. इलियट की उक्ति है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है। पिछले यानी कल वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, सेम इन्हीं ऑप्शनों से लगातार 3-4 प्रश्न बने थे और आज भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम 2022, 23 और 24 के प्रश्नों को हल करें, वहाँ भी ऐसे प्रश्न सारे शिफ्टों में इन्हीं सिद्धांतों और इनके आचार्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें देखिए भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त हैं और उनके संबंध में कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। मैं कल बताया था कि आप इसे कुछ अपने ट्रिक से याद करिए। अभिनव गुप्त जहाँ भी आते हैं तो उनका सिद्धांत उन्हीं के नाम से आप याद करिए, अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। अभी दोनों में है उपसर्ग। भट्ट नायक जहाँ भी आते हैं उनके नाम के आगे नायक लगा हुआ है और नायक जहाँ भी रहता है वहाँ राज करता है, भोगता है। तो भट्ट नायक क्या है? भुक्तिवाद। ये 2 ऑप्शन अगर आपको आता है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डी का दूसरा और सी तीसरा डी दूसरा, इससे आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं। उसके बाद भी हम देख लेते हैं शंकुक अनुमितिवाद और भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। ठीक है, जो भट्ट आदमी होता है, जो काफ़ी लोलट आदमी होता है, लोलट, वो किसी न किसी चीज़ की उत्पत्ति करता है। हमारे अगर लोक भाषा में कहा, लोग कहते हैं वो बहुत लोलट आदमी है, बहुत कुछ कर लेता है, तो कुछ न किसी चीज़ की उत्पत्ति वो करते रहते हैं। तो आप इसमें देखिए A5 बी ऑप्शन इसका सही है, आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर बी। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आचार्य लोलट उत्पत्तिवाद, मीमांसा दर्शन से प्रभावित है ये। शंकुक अनुमितिवाद, ये इनका संबंध न्याय दर्शन से है। भट्ट नायक यानी जो नायक होता है वो संख्याओं में गिना जाता है, वो पॉपुलर आदमी होता है, वो देखता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो उनमें कितनी संख्याओं की भीड़ आ रही है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त, क्योंकि वो अव्यक्तवाद है और भगवान शंकर भी वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो आप इस तरीके से आप उसे रिलेट कीजिए और शैव दर्शन से आप उनका संबंध रख सकते हैं। क्रोचे का जो सिद्धांत है वो है अभिव्यंजनावाद, क्रोचे। प्रश्न संख्या 30 को हम देखते हैं, स्थापना और तर्क का यह प्रश्न है। इसमें है, स्थापना में कहा जा रहा है बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। तर्क, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत है। डी ए और आर दोनों सही है। इसके उत्तर को हम देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि जो अर्थ होता है वो हमेशा निश्चित नहीं हो सकता। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती हैं, ये बिल्कुल रिलेट करने की बात है, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चाहे वो परिवेश की बात हो, अलग अलग समाज की बात हो, तो हमेशा जो शब्द होता है, अर्थ जो होता है वो निश्चित नहीं होता, उसके अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग परिवेश पर बदलते रहते हैं।
तो इस प्रश्न यानी जो इसका तर्क है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं। ये एक रचना का नाम है, इसके लेखक के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन ए जाक देरिदा, ऑप्शन बी रिचर्ड रोटरी, ऑप्शन सी फ्रेडरिक जेम्सन, ऑप्शन डी पाल दी मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है जाक देरिदा। आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं जाक देरिदा, ऑप्शन ए। ये सारे प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2012 में पूछे गए थे ऐसे प्रश्न, और अभी भी ऐसे प्रश्न रचना, रचनाकार, चाहे वो काव्यशास्त्र हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो। अब हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रश्न तो वही बन रहे हैं। अगर हमें ऑफ ग्रामेटोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा है तो पढ़ने से पहले हमें उसके सामने उसका प्रकाशन वर्ष भी दिखा होगा। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, हाँ बहुत छोटे छोटे चेंजेस धीरे धीरे समय पर होते रहने चाहिए और होना स्वाभाविक भी है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो आपको पता है जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जिस दार्शनिक को पढ़ते हैं, जिस पाश्चात्य समीक्षक को पढ़ते हैं वो है प्लेटो। प्लेटो के ही शिष्य हैं अरस्तु। तो प्लेटो, अरस्तु, होरेस लोंजाइनस, जॉन ड्राइंडन, इस तरीके से क्रम है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटो, अरस्तु, होरेस अगर रहता तो ठीक है, उसके बाद लोंजाइनस, प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, ये चारों का क्रम यही है। और अगर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए इन चारों में किसी न किसी का नाम है, लगभग 80% प्रश्नों में अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समीक्षकों के जन्म क्रम से उनको क्रम से लगाने की बात है तो हर जगह इन चारों में से किसी ना किसी का नाम है। तो इस आरंभ से अगर आप 10 लोगों का नाम याद कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न सही होने की संभावना 90% तक हो जाती है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं स्मार्ट वर्क जिसे आप कर लीजिए समय रहते। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस और कॉलरिज, यही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। ये प्रश्न देखिए अभी जून में पूछा गया था 2012 के, और दिसंबर में भी आ गया, सेम वही, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ वही है। भट्ट लोलट आरोपवाद यानी उत्पत्तिवाद, लोलट उत्पत्ति करता है, मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति, अभी दोनों में है। भट्ट नायक भुक्ति, सांख्यवाद। ठीक है, जो नायक होता है वो हमेशा संख्या एकत्रित करवाने की बात करता है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, बताओ कितनी संख्या होगी। तो ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, उनके कालक्रम के अनुसार हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूँ, भरत मुनि आते हैं 2री शताब्दी, उसके बाद भामा आते हैं 6वीं शताब्दी। भामा का संबंध 6वीं शताब्दी यानी A5, जहाँ भी है वहाँ पर टिक करके आप ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। तो हम सब पे बात करेंगे। क्षेमेंद्र का संबंध है मई भोज क्षेम, क्षेमेंद्र का संबंध है 11वीं सदी से। आप यहाँ पे मैच करते रहिए, नीचे देखते रहिए ऑप्शन में। पंडित विश्वनाथ का जो संबंध है वो है 17वीं शताब्दी से, नहीं सॉरी, 17वीं शताब्दी से नहीं है। विश्वनाथ का संबंध 14वीं से है, 17वीं से होना चाहिए जगन्नाथ का। अभी मैं मैच कराता हूँ, नीचे ऑप्शन में भी विश्वनाथ का संबंध है 14वीं, यानी A5, B क्षेमेंद्र का संबंध है 11वीं से, हाँ A3, B3, और C जो है विश्वनाथ का संबंध है 14वीं से, ठीक है, C4 और D2, ठीक है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जा सकते हैं, देख लीजिए।
भामा छठी काव्य अलंकार इनकी रचना है। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा औचित्य संप्रदाय। देखिए यहाँ पर जो भामा है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। 6 संप्रदाय में से जो 2 संप्रदाय हैं उसके उद्भावक आचार्य भी यहाँ पर आपके सामने हैं। विश्वनाथ का संबंध 14वीं सदी है। साहित्य दर्पण इनकी प्रमुख रचना है। पंडित राज जगन्नाथ का संबंध 17वीं सदी है। रस गंगाधर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। धनंजय का संबंध 10वीं सदी है। 10 रूपक इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। यह भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। असर्शन में कहा जा रहा है भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव ही रस रूप में परिणित होता है। तर्क में उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में अस्थाई भाव का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि उनके रस सूत्र में अस्थाई भाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उनका रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसमें अस्थाई भाव कहीं भी नहीं है। लेकिन भरत मुनि यह भी कहते हैं कि अस्थाई भाव ही रस रूप में परिणित होती है। वो जब रस की व्याख्या अंदर करते हैं तो वहाँ पे ऐसी बातें वो करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसका, हाँ बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? भरत मुनि, महीम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ। बी लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, महीम भट्ट, अप्पय दीक्षित। डी केशव मिश्र, विद्याधर राजशेखर और जयदेव। तो इसमें जो लोलट हैं, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त जो हैं, ये तीनों रस की व्याख्या भी करते हैं। ये तीनों लोग जब इसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें अलग अलग मत देते हैं और अपने सिद्धांत भी देते हैं। अगला प्रश्न है साधारीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। किसका कथन है? विश्वनाथ का, या फिर अभिनव गुप्त का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद का? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह उपकथन है कि जो साधारीकरण होता है वो आलंबनत्व धर्म का होता है, ठीक है। वहीं पर उसके बाद ये जितने भी साधारीकरण के विषय में अपनी मत देने वाले हैं, इनका अलग अलग ये बातें करते हैं, अलग अलग अपना मत देते हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉन क्रो रैंसम, ऑप्शन बी जाक देरिदा, ऑप्शन सी रोला बार्थ, ऑप्शन डी सस्योर। यह भी प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जॉन क्रो रैंसम द न्यू क्रिटिसिज्म की पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 39। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ऑप्शन ए फिशेल फूको, ऑप्शन बी वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन सी सीमेन दबुआर, ऑप्शन डी जॉक देरिदा। यह भी प्रश्न 2012 में पूछा गया। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक हैं जॉक देरिदा। देरिदा के पुस्तक से संबंधित 2 प्रश्न हमें आज ही देखने को मिल गए और लगातार देरिदा हो गए, चाहे कल्पना, ये कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, अरस्तु, इन लोगों की पुस्तकों को आप वर्ष, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सारे लोग। फिर देखिए वही प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिव्यंजनावाद, अभिजात्यवाद, अस्तित्ववाद, विखंडनवाद। अभी आपके सामने एक प्रश्न आया था, टी.एस. इलियट, सात जॉक देरिदा, क्रोचे और मैथ्यू आर्लैंड। अभी जब आया था तो अभिव्यंजनावाद एक शब्द आया था, वहाँ पर ये ऑप्शन में थे और यहाँ पर ये प्रश्न के रूप में आ गए। ऑप्शन ए अभिव्यंजनावाद, क्रोचे से संबंध है A4। आप देखिए इससे आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं। उसके बाद अस्तित्ववाद,
एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ, व्यंजना क्रोचे, इनका संबंध देख लीजिए क्या है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं अभिजात्यवाद का जो संबंध है वो जिसके विचारक हैं टी.एस. एलियट। अस्तित्ववाद शास्त्र, हाँ, विखंडनवाद जैक देरिदा। नव अभिजात्यवाद मैथ्यू आर्नल्ड। इनका संबंध इटली से है। टी.एस. एलियट का संबंध अमेरिका से है और जैक देरिदा का संबंध अल्जीरिया से है। और सबसे लेटेस्ट वर्जन में यही हैं, जैक देरिदा ही हैं। रोला बार्थ जैक देरिदा के बाद जो आते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, सबसे लास्ट नाम इन्हीं का आता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। स्थापना एवं तर्क का ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, तर्क के रूप में पूछा जा रहा है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न में, बी यानी ए सही, आर गलत है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसके तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं उत्तर भी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, इसमें भी भामज अगर पहले हैं तो भरत मुनि के बाद भामज ही आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप भामज की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन ए भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पीवाई को बहुत जल्दी जल्दी करिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं सुनने की इच्छा है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 2x पे आप सुनिए, रिकॉर्डेड वीडियो में इसीलिए देता रहता हूँ। दूसरी बात ये है, आप सारे प्रश्नों को जब देख पाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ यूनिट ऐसे हैं जहाँ पर प्रश्नों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को हमें नहीं मिलते। मैं बार बार कहता हूँ आपको, वैचारिक पृष्ठभूमि और काव्यशास्त्र और यूनिट 1 भाषा विज्ञान पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़े में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। देखिए, साधारीकरण भट्टनायक देते हैं, यानी B1, बी में 1, एक ही से आप इसे इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, साधारीकरण भट्टनायक, सी उत्तर आप या पहले यहाँ देख लीजिए। सहृदय आनंदवर्धन, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। इस तरह का प्रश्न 2013 में अब तक के लिए सबसे नया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आज बन जाए, 2024 में बन जाए, तो लोग कहेंगे बहुत ही नया प्रश्न है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तब भी प्रश्न नए नए पूछे जाते रहे हैं और अब भी प्रश्न नए बनाए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे। तो इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सबको 100% नहीं आता, क्योंकि प्रश्न का इजाद करने का काम उन लोगों का है, एनटीए का है, वो करेंगे। मेरा काम जो है, मैं अपना पूरा काम करके जाऊंगा। इतना बस विश्वास लेके मुझे चलना है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 45, स्थापना और तर्क का। इसमें देखिए, काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रस वदलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म होते हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आप दीजिए उत्तर, कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है। इसे पढ़िए और इस पर अच्छे से ध्यान से इस पर चिंतन करिए कि क्या सच में काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा विचार करने की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलंकार केवल काव्य की शोभा बढ़ाता है। काव्य शोभाकारान अलंकार, ऐसे कुछ उक्ति भी है। उसके बाद जो तर्क भी दिया जा रहा है कि काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रस वद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म। स्वतः नहीं होता है कुछ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, असर्शन और रीजन का प्रश्न यह भी है। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का संपूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। ए और आर दोनों सही है। आप देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर चिंतन करिए और ऐसे प्रश्नों को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके इन प्रश्नों को देखते हुए इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए एक बार। अगले प्रश्न को आप देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी सोचने की बात नहीं है। 6 संप्रदाय हैं, रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। एक और है, ध्यान में नहीं आ रहा है। रस, अलंकार, ध्वनि, ठीक है, मैं आधा भी समय नहीं आ रहा है, बीच में खाली जगह छोड़ दे रहे हैं। तो अलंकार रस भरत मुनि, अलंकार भामा, आनंदवर्धन, औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति वामन। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो है भामा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? धनंजय, ऑप्शन ए। बी महिम भट्ट, श्रीहर्ष, राजशेखर। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजशेखर ने काव्यत्री और भावेत्री प्रतिभा का विभाजन वो करते हैं। और कार्यत्री में भी सहजा उत्पाद्या के नाम से उसका भी विभाजन करते हैं। जो सहज स्वभाव से कवि के अंदर होता है, भावेत्री जो पाठक श्रोता के अंदर जो भाव पहले से विद्यमान होता है वो भाव, ऐसा वो उत्पाद्य के बारे में कहते हैं। और भावित्री के बारे में भी ऐसी वो विभाजन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? अरस्तु, लोंजाइनस, प्लेटो और रिचर्ड। तो भावातिरेक को अनिष्टकर मानने वाले हैं प्लेटो। प्लेटो ने कविता की ऐसी तैसी कर रखी थी अपने समय में। उसको जब आप पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत को पढ़ेंगे, उनके शिष्य को पढ़ेंगे, अरस्तु को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो के बाद में 1-2 मिनट रुक करके आप सुन लीजिएगा कि मैं छोटी सी बात करूँगा। प्रश्न संख्या 50 है, वो आपकी ही बात होगी। पश्चिम के शेयर करने की बात नहीं करूँगा, ये भी सुन लो। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? अरस्तु, होरेस, कीट्स या इलियट? तो वो मानते हैं अरस्तु, जो है वो भाव दमन को अनिष्टकर मानते हैं। मैं बात ये करने वाला था, आपके एग्ज़ाम देखिए बहुत ही नज़दीक है, लगभग अब 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि हमारा हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा वो 7 तारीख के आसपास होगा, 7, 8, 9 तारीख के बीच में होगा। लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अधिक से अधिक PYQ लगाइए, अधिक से अधिक मॉक दीजिए कहीं अच्छी जगह ज्वाइन करके। और नहीं दे पाते तो अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और PYQ को ज़रूर देखिए। किसी के भी चैनल से PYQ देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहीं आकर के देखिए। दूसरी बात कि आपको उस तरह के MCQ नहीं लगाने हैं कि केवल गोदान के 500 प्रश्न, ऐसी सीरीज़ यूट्यूब पर चल रही है। तो गोदान के आपको 500 प्रश्न नहीं करने, बल्कि संपूर्ण उपन्यास के 500 प्रश्न करने हैं। वो भी 500 प्रश्नों की तरह वाले प्रश्न करने हैं। ऐसे नहीं कि गोदान के लेखक का नाम है, गोदान के प्रकाशन किस वर्ष हुआ, गोदान के पात्रों का, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब तो वो समय गया। आप देख रहे हो 2012 में भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। लोग कहते हैं बहुत सरल होता था, बिल्कुल नहीं, तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, सेकेंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर के ऊपर भी आप लगातार ध्यान देते रहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, क्योंकि बिना फर्स्ट पेपर के आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का सामंजस्य बनाते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में बस इतना कहता हूँ, अगर ये सीरीज पसंद आती है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे एक शक्ति मिले
मैं और भी एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और अगर ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि अगला कौन सा यूनिट का मैं PYQ कराऊं। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है यूज़फुल है, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। नमस्कार।